क्लाइमेट एंड अस। ऑल डेज इन ए ईयर और नॉट सेम। साल के पूरे दिन एक जैसे नहीं होते हैं। यू विल एक्सपीरियंस स्कॉर्चिंग हीट इन ए मिड समर डे while the biting cold winds in the winters will make you sit near the fireplace and sip a cup of coffee or tea. यू विल एक्सपीरियंस स्कॉचिंग हीट इन द मिड समर डे। आपको गर्मी के दिनों में क्या होगा, आप झुलसाने वाली जो धूप होती है उसका अनुभव करोगे, आप उसका सामना करोगे। वाइल द वाइटिंग कोल्ड विंड्स, और वही जो है ठंडी में चलने वाली जो हवाएं होती है ना, आपको उसमें ठिठुरने के लिए मजबूर कर देंगी, या फिर कह सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना उसकी बात हो रही है। इन द विंटर विल मेक यू सिट नियर द फायर प्लेस, और ये हवाएं जो होंगी, ठीक है, ये इसकी वजह से आप आग के पास बैठना पसंद करोगे। मतलब या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो ठंडी होती है ना, ठंडी में हर कोई आग के पास बैठना पसंद करता है, और इसके साथ ही साथ आग के पास बैठे और एक कप कॉफ़ी या चाय पिए। द मानसून विल ब्रिंग हैवी डाउनपोर एंड ड्रेंच यू ऑन योर वे बैक फ्रॉम स्कूल इफ़ यू फॉरगेट योर अम्ब्रेला और रेनकोट। कहते हैं द मानसून विल ब्रिंग हैवी डाउनपोर। जो मानसून होता है, मानसून आता है तो भारी बारिश होती है, मूसलाधार बारिश होती है। एंड ड्रेंच यू ऑन योर वे बैक फ्रॉम स्कूल, और जब आप स्कूल से वापस आ रहे होगे, ठीक है, स्कूल के रास्ते में स्कूल से वापस आ रहे होंगे, इफ़ यू फॉरगेट योर अम्ब्रेला और रेनकोट, तो आप क्या भीग जाओगे। अगर अपना छाता जो है या फिर रेनकोट ले जाना आप भूल गए हो, तो स्कूल से आते वक्त ये जो मानसून है, ये बारिश है ना, आपको भिगो देगी। सम डेज ऑफ द ईयर आर रियली प्लीजेंट एंड काम। साल के कुछ दिन जो होते हैं ना, वे वास्तव में बहुत सुहावने होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। यू वुड लव टू गो ऑन पिकनिक एंड इन्जॉय द वेदर ऑन सच डेज, और आप ऐसे मौसम में, ऐसे दिनों में जो है आप पिकनिक पर जाना पसंद करोगे, और वहाँ का जो वेदर है, मौसम है ना, उसे इंजॉय करना पसंद, वहाँ पर मतलब उसे इंजॉय करना चाहोगे। The atmosphere surrounding the earth is constantly changing, and with it our daily routine also change. The atmosphere surrounding the earth, atmosphere की बात हो रही है, और जिसने अर्थ को चारों तरफ से घेर रखा है, इस कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, ये लगातार रूप से ये परिवर्तित होता रहता है, मतलब ये इसमें परिवर्तन होता रहता है। एंड विद इट, और इसके साथ, और डेली रूटीन ऑल्सो चेंज, हमारा जो डेली रूटीन है ना वो भी चेंज होता है। ये वर्ल्ड मैप दिया गया है, इसके बारे में अगर हम आगे पढ़ेंगे तो ये मैप में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आगे देखेंगे कि वेदर और क्लाइमेट में अंतर क्या होता है। द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट ए पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस इज कॉल्ड द वेदर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट ए पर्टिकुलर टाइम, कि समय विशेष एंड प्लेस इज कॉल्ड द वेदर, मतलब किसी स्थान विशेष पर और समय विशेष पर जो एटमॉस्फेयर होता है उसी को कहते हैं, उसी को वेदर कहते हैं। दीज कंडीशंस इंक्लूड टेम्परेचर, रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी। और अगर किसी भी चीज़ को अगर ये पूछा जाए कि जो वेदर है ना किस पर ये बेस्ड होता है, तो इन सारी चीज़ों में मतलब ये जो कंडीशंस होंगी, ये जो फर्स्ट लाइन है, द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, मतलब जो वातावरण की स्थिति होती है किसी एट ए पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस, मतलब किसी स्थान विशेष की और समय विशेष की, उसे वेदर कहते हैं। तो ये जो है ये चीज़ें डिसाइड क्या करती, वेदर को डिसाइड करने वाले जो वो हैं कंपोनेंट्स हैं, वो हैं टेम्परेचर, रेनफॉल और ह्यूमिडिटी, मतलब तापमान और बारिश कितने लेवल तक की होती है, औसत बारिश का हम कह सकते हैं, और ह्यूमिडिटी, आर्द्रता कितनी है ना, ये सारी चीज़ें वेदर को डिसाइड करती है। नेक्स्ट है क्लाइमेट। क्लाइमेट is the average weather condition that persists over a long period of time in a place. क्लाइमेट होता है किसी स्थान विशेष पर ये लंबे समय तक जो है रहता है। क्लाइमेट इज़ ए एवरेज वेदर, एक ये औसत वेदर होता है, एक मौसम होता है क्लाइमेट। जलवायु जो है एक औसत मौसम होता है। वेदर कंडीशन, ठीक है, दैट परसिस्ट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन ए प्लेस, मतलब जो कि एक स्थान विशेष की कह सकते हैं, एक स्थान विशेष की काफ़ी लंबे दिनों से वो चला आ रहा होता है। वेल वेदर कैन चेंज फ्रॉम डे टू डे, क्लाइमेट रिमेन्स द सेम ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब इसमें कहा गया कि वेदर जो है ना ये डे टू डे मतलब हर दिन बदलता रहता है, लेकिन जो क्लाइमेट होता है ना ये रिमेन्स द सेम ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जो वेदर होता है
वो तो चेंज होता रहता है, लेकिन क्लाइमेट है ये काफ़ी लंबे समय तक एक जैसा ही होता है किसी स्थान विशेष का। वेदर इवेंट्स आर रिकॉर्डेड एंड प्रिडिक्टेड बाय मेट्रोलॉजिस्ट वर्ल्ड वाइड एवरी डे। यहाँ पे कहते हैं वेदर इवेंट्स आर रिकॉर्डेड एंड प्रिडिक्टेड बाय मेटेरोलॉजिस्ट। अब ये जो है वेदर, जो मतलब मौसम कैसा रहेगा, आपने सुना भी होगा कि कभी मतलब ये मौसम वैज्ञानिक जो होते हैं ना, वो ये अनुमान लगाते हैं या फिर बताते हैं कि हाँ इस क्षेत्र में बारिश होगी, ऐसी कुछ जो वो होती है कि वर्ल्ड वाइड में मतलब हर दिन जो मौसम के बारे में हम कह सकते हैं जो भविष्यवाणियाँ होती हैं, या फिर होता है कि उसमें इस क्षेत्र में बारिश होने वाली है या भूकंप आने वाला, मतलब जो ऐसी कुछ वो होती हैं और प्रिडिक्शंस होती हैं ना, ये जो है वेदर से रिलेटेड ये मेटेरोलॉजिस्ट करते हैं। दिस दे डू नॉट द दिस दे डू विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स, और ये सैटेलाइट्स की हेल्प से वेदर को प्रिडिक्ट करते हैं। नेक्स्ट है बोथ वेदर एंड क्लाइमेट अफेक्ट और वेज ऑफ लाइफ। क्लाइमेट और वेदर जो होते हैं मतलब मौसम और जो जलवायु, ये दोनों क्या होता है हमारे जीवन को प्रभावित करता है, हम कैसे रहेंगे ना, ये वेदर एंड क्लाइमेट डिसाइड करता है। दे अफेक्ट और क्लॉथिंग, फूड, ट्रांसपोर्टेशन एंड हाउसिंग। और इन प्रभाव किस किस का मतलब पड़ता है हमारे ऊपर, अगर हम देखेंगे हमारे जीवन में। दे अफेक्ट और क्लॉथिंग फूड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाउसिंग, मतलब हमारे कपड़े कैसे होंगे, खान पान कैसा होगा, ट्रांसपोर्टेशन यातायात, और घर कैसे होंगे ना, ये वेदर और क्लाइमेट डिसाइड करते हैं। Say, for example, the climate in Jammu and Kashmir is very cold, so the people over there wear warm clothes। कहते हैं कि उदाहरण के लिए जैसे जो क्लाइमेट है, जो जलवायु है जम्मू एंड कश्मीर की, वहाँ का बहुत ठंडा, मतलब वहाँ बहुत ठंड होती है, तो इसलिए वहाँ के लोग जो है वो गर्म कपड़े पहनते हैं। चेंज इन क्लाइमेट ऑल्सो लेट टू चेंज इन सीजन्स। अब जो क्लाइमेट में चेंज होगा, क्लाइमेट में जो जलवायु में परिवर्तन होता है, इससे सीजन में भी परिवर्तन होता है। इन इंडिया वी हैव 5 सीजन्स। भारत में हमें 5 प्रकार के सीजन मिलते हैं, या फिर कह सकते हैं 5 प्रकार के सीजन होते हैं। समर, मानसून, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। समर गर्मी या ग्रीष्म ऋतु। नेक्स्ट मानसून जो है जिसमें बारिश वाला जो मौसम होता है, विंटर ठंडी, स्प्रिंग मीन्स होता है बसंत ऋतु, और ऑटम पतझड़। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट। अब हम आगे देखेंगे कि फैक्टर्स कौन कौन हुए, तत्व कौन कौन से हैं जो क्लाइमेट को, जलवायु को प्रभावित करते हैं। देर आर मैनी फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ ए रीजन। किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाले बहुत सारे तत्व होते हैं। परहैप्स it is hot, dry and sunny today where you live, but in other parts of the world it might be cloudy, raining or even snowing। कहते हैं कि हो सकता है, शायद, परहैप्स मतलब होता है शायद इट इज़ हॉट, ड्राई एंड सनी टुडे, कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो, ठीक है, जहाँ आप हो उस स्थान पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो, बहुत बहुत तेज़ धूप हो, ठीक है, वेर यू लिव। बट इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन संसार के दूसरे हिस्से में इट माइट बी क्लाउडी, हो सकता है बादल छाए हुए हो, और रेनिंग हो, या फिर बारिश हो रही हो, या फिर हो सकता है बर्फबारी ही हो रही हो। वाई इज़ देयर सच ए वास्ट डिफरेंस इन द क्लाइमेटिक कंडीशंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये इतने क्लाइमेटिक जो, ये हम कह सकते हैं कि इतना विशाल तौर पर अंतर क्यों पाया जाता है, इतना भारी भरकम, अगर हम कहें कि इतना ज़्यादा अंतर क्यों पाया जाता है क्लाइमेटिक कंडीशन में, और संसार के विभिन्न अंगों में, विभिन्न हिस्सों में इतना ये क्लाइमेट को लेकर इतने ज़्यादा अंतर क्यों पाए जाते हैं। लेट्स एक्सप्लोर द डिफरेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ ए रीजन। कहते चलो एक्सप्लोर करते हैं, जानते हैं, ठीक है, और इसकी रीजन क्या है कि इतना जो है अलग अलग तरीके का मौसम पाया जाता है और क्षेत्र विशेष में। नेक्स्ट है लेटीट्यूड एंड एंगल ऑफ द सन्स रेज। ये आपने पढ़ा था, मैंने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ाया था, लेटीट्यूड एंड एंगल्स ऑफ द सन्स रेज। अब लेटीट्यूड और इसके एंगल को, सन्स जो सूर्य की किरणें होती हैं ना, इसके एंगल को देखेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप एंड सर्कल द सन। हमने पढ़ा कि जो पृथ्वी है वो क्या है, स्फेरिकल इन शेप मतलब गोल है, और इसका अगर हम देखें टॉप पर और बॉटम पे ये स्लाइटली क्या है, ये फ्लैट है।
इसके साथ ही साथ क्या है, ये सूर्य का चक्कर भी लगाती है। मोर ओवर द अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सेस। इसके अलावा क्या है कि जो अर्थ है, पृथ्वी है, अपनी धुरी पर या फिर कह सकते हैं अपने अक्ष पर थोड़ी सी झुकी हुई है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी झुकी हुई है। द सन्स रेज हैंस डू नॉट फॉल इवनली ऑल ऑल ओवर द अर्थ। और इस प्रकार क्या होगा कि द सन्स रेज, जो सूर्य की किरणें हैं, हैंस डू नॉट फॉल इवनली। इवनली मीन्स होता है बराबर, ठीक है, कि एक एक जैसे, मतलब बराबर वो नहीं पड़ती। ऑल ओवर द अर्थ मतलब एक समय में पृथ्वी पर सूर्य की जो किरणें हैं एक जैसी नहीं पड़ेंगी। द इक्वेटर बीइंग नियरर टू द सन रिसीव्स डायरेक्ट सनलाइट। इक्वेटर जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, जो इक्वेटर है यहाँ पर भी जो दिखाया गया है, इक्वेटर है, ये सन के बहुत पास में होता है। इक्वेटर बीइंग नियरर टू द सन, अब पास में होता है इक्वेटर जो है वो उसके सन के बहुत पास में होगा। रिसीव डायरेक्ट सनलाइट, और इसलिए यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्ट मतलब सनलाइट इसे मिलती है। देयर फॉर दीज रीजन्स हैव ए हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। और यही वो रीज़न होता है जिससे यहाँ का जो क्लाइमेट होता है ना, इस क्षेत्र का जो क्लाइमेट है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है यहाँ पर और बहुत ज़्यादा बारिश होती है, पूरे साल की बात होती है। अगर ये पूछा जाए कि कौन सा ऐसा रीजन है जहाँ पर जहाँ का जो वेदर है या फिर कह सकते हैं क्लाइमेट है, हॉट एंड वेट होता है पूरे साल, तो वो होगा इक्वेटोरियल रीजन। द सन्स रेज फॉल विद ए स्लैंट ऑन द पोलर रीजन्स दैट आर सिचुएटेड अवे फ्रॉम द सन। अब ये है कि द सन्स रेज फॉल विद ए स्लैंट ऑन द पोलर रीजन्स। पोलर रीजन्स जो होते हैं, यहाँ पर आप अगर नॉर्थ पोल देखोगे और साउथ पोल 90 डिग्री, यहाँ इस साइड में इसकी बात हुई, ये पोलर रीजन्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर बहुत कम, द सन्स रेज फॉल विद ए स्लैंट, बहुत हल्की यहाँ पर धूप होती है। कह सकते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश है बहुत हल्का पड़ता है ऑन द पोलर रीजन्स दैट आर सिचुएटेड अवे फ्रॉम द सन, क्योंकि ये सूर्य से बहुत दूर होते हैं। हैंस दीज रीजन्स हैव कोल्ड एंड फ्रीजिंग क्लाइमेट, और इसीलिए यहाँ का जो वो होता है कि क्लाइमेट है, दीज रीजन्स हैव ए कोल्ड एंड फ्रीजिंग क्लाइमेट, बहुत कोल्ड होता है, बहुत ठंडा मौसम होता है यहाँ का, और फ्रीजिंग क्लाइमेट मतलब सारी चीज़ें फ्रीज सी लगती हैं, जलवायु यहाँ पर फ्रीजिंग होती है, मतलब ऐसे कि जम जाए। बेस्ड ऑन दीज फैक्ट्स द अर्थ इज़ डिवाइडेड इंटू 3 क्लाइमेटिक जोन्स। इन इस पर आधारित, मतलब जो धूप कहीं पर ज़्यादा लगती है, कहीं पर कम लगती है, कहीं पर बिल्कुल भी नहीं लगती है ना, इन सब के आधार पर, इन सब तत्वों के आधार पर द अर्थ इज़ डिवाइडेड इंटू 3 क्लाइमेटिक जोन। इसे अर्थ को 3 क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन है द टोरिड जोन इज़ द रीजन दैट लाइज क्लोजेस्ट टू द इक्वेटर। अब ये टोरिड जोन है, यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये जो दिख रहा है मैप, ग्लोब कह सकते हैं, तो ये जो है इसमें ये सर्कल है, मतलब ये अर्थ का है, ये टोरिड जोन है। इक्वेटर के अगर हम नॉर्थ में जाओगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यहाँ पर साउथ में जाओगे तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब इक्वेटर, ये इतने को ये होते हैं, ये टोरिड जोन होते हैं। और ये ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर अत्यधिक गर्मी होती है और अत्यधिक वर्षा होती है। तो यहाँ पर ये टोरिड जोन है। द टोरिड जोन इज़ द रीजन दैट लाइज क्लोजेस्ट टू द इक्वेटर। ये क्लोजेस्ट मतलब इक्वेटर के बहुत क्लोज होते हैं। दिस जोन include the area that lies between Tropic of Cancer in the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn in the southern hemisphere। तो जो जानने वाली चीज़ है कि अगर टॉरिड जोन में कौन कौन से एरिया आ जाएंगे, तो इसमें इक्वेटर टू जो है, अगर नॉर्थ में जाओगे तो ट्रॉपिक ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और साउथ में जाओगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है, ये इक्वेटर से लेकर, मतलब इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाला जो ये एरिया है, ये जो है ये होता है टोरिड जोन में आता है। ऑल द रीजन्स दैट फॉल इन दिस जोन हैव ए हॉट एंड वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ट्रॉपिकल क्लाइमेट मीन्स होता है उष्ण कटिबंधीय। तो यहाँ पर है ऑल द रीजन्स, वो सारे क्षेत्र दैट फॉल इन दिस जोन, जो इस जोन में पड़ते हैं, हैव ए हॉट एंड वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट। उनका उस क्षेत्र का मतलब जो भी इस ट्रॉपिकल टोरिड जोन में आएंगे, उन्हें जो है उन उस क्षेत्र का, टोरिड जोन में आने वाले सारे क्षेत्रों का, सारे स्थानों का जो वो होगा क्लाइमेट होगा, वहाँ का ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगा। मतलब यहाँ पर अत्यधिक गर्मी होगी, अत्यधिक बारिश होगी।
और इसे ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहा जाता है। तो मीन्स टोरिड जोन जो है, टोरिड जोन का जो क्लाइमेट होगा वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगा, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन है द टेम्परेट जोन इज़ द रीजन which lies between the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere. द टेम्परेट जोन इज़ द रीजन, टेम्परेट जोन वो रीजन है, वो क्षेत्र है विच लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल। मतलब ये जो है, एक मिनट में आपको वो दिखाती हूँ। विच लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिसफेयर। अगर नॉर्दर्न हेमिसफेयर की बात करें तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और इसके ऊपर टेक जो दूसरा आर्कटिक सर्कल है, इस क्षेत्र का मतलब कैंसर और ये आर्कटिक सर्कल जो है, इसके बीच का जो क्षेत्र है वो टेम्परेट जोन में आएगा नॉर्दर्न हेमिसफेयर के। सेम एज क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द अंटार्कटिक सर्कल, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और अंटार्कटिक सर्कल है, इसके बीच में आने वाला जो क्षेत्र होगा, ठीक है। साउथर्न हेमिसफियर का मतलब नॉर्दर्न हेमिसफियर और साउथर्न हेमिसफियर ये दोनों साथ साथ चलते रहेंगे, तो इसे कहते हैं ये टेम्परेट जोन में आएंगे दोनों। पहले एक बार इसे पढ़ा लूँ, फिर मैं आपको चित्र के उससे समझाऊंगी। द रीजन्स ऑफ दिस जोन जनरली हैव सेवियर विंटर्स। यहाँ पर क्या है कि एंड स्कैनिटी रेनफॉल वारिंग दोज प्लेसेस नियर द ओशन। जनरली हैव सेवियर विंटर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बहुत ज़्यादा मतलब जो टेम्परेट जोन है, एंड स्कैंटी रेनफॉल, और यहाँ पर बारिश जो है ना बहुत कम होती है। बारिंग दोज प्लेसेस, बारिंग मीन्स होता है को छोड़कर, दोज प्लेसेस नियर द ओशन, मतलब जो ओशन के पास क्षेत्र है, उस मतलब स्थान है, उसे छोड़कर बाकी जगहों पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और बहुत कम बारिश होती है। नेक्स्ट है द फ्रिज जोन is the region that lies between the Arctic Circle and the North Pole and the Antarctic Circle and the South Pole। ये जो फ्रिज जोन होता है इस द रीजन, फ्रिज जोन वह क्षेत्र होता है दैट लाइज बिटवीन द आर्कटिक सर्कल, जो कि आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल, मतलब आर्कटिक सर्कल और जो नॉर्थ पोल वाला क्षेत्र होता है ये फ्रिज जोन का होता है। एंड द अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल का जो आर्कटिक और ये अंटार्कटिक सर्कल होगा ना, इस दोनों के बीच की जो वो है क्षेत्र है, वो हम उसमें रखेंगे, फ्रिज जोन में रखेंगे। दीज रीजन्स आर और ऑल्सो कॉल द पोलर रीजन्स, और इस रीजन को और टुंड्रा रीजन। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फ्रिज जोन को हम पोलर रीजन्स भी कहते हैं और टुंड्रा रीजन भी कहते हैं। The polar regions experience the greatest variation with long periods of limited or no sunlight in winter and up to 24 hours of daylight in summer। अब यहाँ पर the polar regions experience the great variation with long period of limited। अब यहाँ पर देखें, यहाँ का जो मौसम होगा ना, ये बहुत ज़्यादा, इसमें बहुत ज़्यादा ही परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा ऐसा कोई हम कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा अंतर ना आपको टेम्परेट जोन में मिलेगा, ना ही टॉरिड जोन में मिलेगा। यहाँ पर द पोलर रीजन्स एक्सपीरियंस द ग्रेटेस्ट वेरिएशन विद लॉन्ग पीरियड ऑफ लिमिटेड और नो सनलाइट इन विंटर, मतलब ठंडी में यहाँ पर क्या होता है, काफ़ी लंबे समय तक या फिर होता ही नहीं है, सनलाइट होती नहीं, मतलब धूप नहीं आती। एंड अप टू 24 आवर्स ऑफ डे लाइट इन समर, और यहाँ तक कि और गर्मी जो होगी, गर्मी में ये 24 घंटे यहाँ पर जो है 24 घंटे दिन होगा, हम कह सकते हैं 24 घंटे दिन होगा। लेकिन ठंडी जो होता है, ठंडी के मौसम में यहाँ धूप निकलती ही नहीं है, मतलब अंधेरा ही अंधेरा कह सकते हैं, जब धूप नहीं निकलेगी तो अंधेरा ही रहेगा। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, तो इसे मैं आपको एक बार चित्र के उससे समझाती हूँ फ्रिज जोन के बारे में। तो आपसे इसमें कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो ये पूछा जा सकता है कि फ्रिज जोन में कौन कौन सा रीजन आता है, तो ये आपको बताना होगा। इसके साथ ही साथ कौन सा ऐसा जोन है जहाँ पर समर में 24 आवर्स डे लाइट होती है, तो ये होगा फ्रिज जोन। और कौन सा ऐसा जोन है जहाँ पर ठंडी में क्या है, डे लाइट सनलाइट मिलती नहीं, मतलब हम कह सकते हैं कि धूप नहीं निकलती है, तो वो होगा फ्रिज जोन होगा। नेक्स्ट वन है डिस्टेंस फ्रॉम द सी।
The regions close to the sea have a moderate climate, whereas inland regions have an extreme climate with hot summers and cold winters. अब ये कहा जा रहा है द रीजन्स क्लोज टू द सी, वह स्थान जो कि समुद्र के पास में है, हैव ए मॉडरेट क्लाइमेट, वहाँ का जो क्लाइमेट होता है ना मॉडरेट क्लाइमेट होता है। वेयर एज वहीं पर क्या होगा, इनलैंड रीजन्स हैव एन एक्सट्रीम क्लाइमेट, जो उससे दूर होते हैं या फिर कह सकते हैं जो इनलैंड रीजन्स होते हैं वहाँ पर हैव एन एक्सट्रीम क्लाइमेट विद हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स। वहाँ का जो इनलैंड रीजन्स होंगे वहाँ पर गर्मी के समय में बहुत गर्मी होगी और ठंडी के समय में बहुत ठंड पड़ती है। लैंड हीट्स अप फास्टर देन वाटर, अगर बात की जाए कि सबसे ज़्यादा पानी जल्दी वो होता है, गर्म होता है या फिर ज़मीन, तो ये है लैंड जो होती है भूमि, ये जल्दी मतलब जल की अपेक्षा जो लैंड है वो है भूमि है, ये जल्दी गर्म होती है। हॉट एयर ओवर द लैंड rises up and the cool air from the sea takes its place. Hot air over the land, जो भूमि है ना उस पर चलने वाली जो हवाएं होती हैं वो गर्म होती हैं, राइजेज अप ये ऊपर उठते हैं, एंड द कूल एयर फ्रॉम द सी, और जो समुद्र है समुद्र की जो ठंडी हवाएं होती हैं टेक्स इट्स प्लेस, मतलब वो उनका स्थान ले लेती हैं। जो गर्म हवाएं होती हैं वो समुद्र की तरफ जाती हैं तो वो ठंडी हो जाती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि वो वहाँ जाती हैं, और जो समुद्र तटीय जो समुद्र वाला क्षेत्र होता है वहाँ की जो हवाएं होती हैं वो जब उस पर आती हैं, लैंड पर आती हैं, तो वहाँ क्या मौसम जो है मतलब यहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट बना रहता है ना, मतलब ना बहुत ज़्यादा गर्मी होगी ना बहुत ज़्यादा ठंडी होगी, मतलब अच्छा मौसम होगा। कोस्टल एरियाज दस इंजॉय रिफ्रेशिंग फ्रीज इन समर व्हेन कूलर ओशन एयर मूव्स एशोर। अभी कहते हैं कोस्टल एरिया जो तटीय क्षेत्र होते हैं दिस इस प्रकार इंजॉइंग रिफ्रेशिंग ब्रीज, वह रिफ्रेशिंग ब्रीज को एंजॉय करते हैं। ब्रीज जो धीरे धीरे जो शीतल मंद सुगंधित हवा है ना, हम कह सकते हैं उसे कहते हैं ब्रीज, तो ये समर में इंजॉय करते हुए इन कूलर ओशंस, जब कूलर ओशंस मतलब जो ओशन है महासागर हैं, ठीक है ठंडे महासागर, एयर मूव्स एशोर जब वो उस पर आते हैं तट पे आते हैं, मतलब इसका ये है कि जो समुद्र तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ का जो रीजन होता है वहाँ का मॉडरेट रीजन होता है, मतलब अच्छा होता है ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। बेंगलुरु इज कूलर दैन चेन्नई ऑल्दो बोथ द सिटीज़ आर एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। अब ये बात की गई है दो सिटीज़ हैं बेंगलुरु और चेन्नई की बात की गई है, तो इसमें बेंगलुरु इज कूलर दैन चेन्नई, बेंगलुरु जो है ना ये चेन्नई के अपेक्षा ज़्यादा कूल है। ऑल दो बोथ द सिटीज़, जबकि है क्या कि ये दोनों जो शहर हैं आर एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, इन दोनों का जो इक्वेटर से अगर हम कहीं बात करें जो डिस्टेंस है दूरी है बराबर है। द रीजन इज बेंगलुरु इज एट 550 मीटर्स एबव सी लेवल वाइल चेन्नई इज एट सी लेवल, और इसका रीजन जो है वो ये है बेंगलुरु, द रीजन इज बेंगलुरु इज एट 550 मतलब 550 मीटर ऊपर है सी लेवल, वेल चेन्नई इज एट सी लेवल, और जबकि चेन्नई क्या है वो सी लेवल पर ही है। आगे देखते हैं, दिस इज द रीजन वाई दिल्ली विच इज़ लोकेटेड मच अवे फ्रॉम द सी हैज़ एन एक्सट्रीम क्लाइमेट। अब ये कहते हैं कि यही कारण है जिसलिए क्या है कि ये दिल्ली जो है ये उससे समुद्र से बहुत दूर है, लोकेटेड मच अवे काफ़ी दूर है, फ्रॉम एनी सी मतलब किसी भी समुद्र के पास में नहीं है, काफ़ी दूर है। हैज़ एन एक्सट्रीम क्लाइमेट, यहाँ का जो क्लाइमेट होता है, एंड मुंबई विच इज़ लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया हैज़ ए मॉडरेट क्लाइमेट। तो अभी जो है यहाँ का मतलब जो दिल्ली है यहाँ अगर ठंडी का मौसम है तो ठंडी बहुत ज़्यादा होगी, गर्मी का मौसम है तो गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, तो यहाँ का क्लाइमेट कुछ ऐसा होगा। जबकि क्या है मुंबई की जो लोकेशन है ये याद करने वाली है, विच इज़ लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, भारत का जो पश्चिमी तट है ना उस पर स्थित है मुंबई। हैज़ ए मॉडरेट क्लाइमेट, और इसलिए यहाँ का जो है क्लाइमेट है ये मॉडरेट क्लाइमेट है। नेक्स्ट है हाइट एबव सी लेवल। हाइट एबव सी लेवल इज़ रेफर्ड टू एज एल्टीट्यूड, जो ऊंचाई होती है, मतलब आपने देखा होगा अगर किसी रेलवे स्टेशन पे गए होगे तो वहाँ पर एक बोर्ड सा लगा होता है, तो
उसमें लिखा होता है समुद्र तल की ऊंचाई से, मतलब ऐसा कुछ लिखा होता है। तो ये जो है कि समुद्र तल की जो ऊंचाई है ना, या फिर ऐसा जो डिस्टेंस होता है हाइट एबव सी लेवल, जो सी समुद्र तल की ऊंचाई है ना, इज रेफर्ड एज दिस एल्टीट्यूड, उससे हम उस ऊंचाई को जो होता है हम एल्टीट्यूड कहते हैं। एज वी गो हायर, जैसे हम ऊपर जाएंगे, ठीक है, ऊंचे ऊपर जाएंगे, फ्रॉम द सी लेवल से द टेम्परेचर डिक्रीजेज, टेम्परेचर जो है डिक्रीज होगा, कम होता जाएगा। दिस एक्सप्लेन्स वाई मोस्ट माउंटेन्स पीक आर कवर्ड विद स्नो ड्यूरिंग विंटर्स। और दिस एक्सप्लेन्स, यही वो कारण होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि वाई मोस्ट माउंटेन, जो कि अधिकतर जो पर्वत होते हैं, माउंटेन पीक्स मतलब जो पर्वत की चोटियाँ होती हैं, आर कवर्ड विद स्नो, वो उससे बर्फ़ से ढकी हुई होती हैं ड्यूरिंग विंटर्स, ठंडियों में। मतलब कि ये जो है कि अगर हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे तापमान कम होता जाएगा, ठीक है। और इसीलिए जो है कि पर्वत की चोटियाँ होती हैं ना, वो काफ़ी ऊपर तक जाती हैं, और इसलिए वहाँ पर क्या होता है, वो उनके उस पर बर्फ़, जब तापमान ऊपर कम होगा तो कहीं ना कहीं ठंडी में क्या बर्फबारी होगी और वो जमती रहेगी। दिस इज़ ऑल्सो वाई पीपल गो टू हिल स्टेशंस लाइक ऊटी एंड शिमला इन समर। और यही वो कारण होता है कि लोग जो है हिल स्टेशंस पे जाते हैं। हिल स्टेशन कैसे, ऊटी और शिमला जैसे हिल स्टेशन पर गर्मियों में जाते हैं। इवन इन समर्स द क्लाइमेट ऑन द माउंटेन्स एंड हिल्स इज कूल। यहाँ तक कि जो समर होता है ना, गर्मी का मौसम होता है, वहाँ उस टाइम पे भी द क्लाइमेट ऑन द माउंटेन पर्वतों का जो क्लाइमेट, पर्वतों की जो जलवायु होती है, ठीक है, मौसम होता है। एंड हिल्स इज कूल, मतलब माउंटेन और हिल्स मतलब पर्वत और पहाड़ियों का जो मौसम होगा, क्लाइमेट होगा, वो कूल होता है। मतलब जो लैंड होता है ना, लैंड की अपेक्षा वहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा होता है। कहने का मतलब ये है कि जो गर्मी होता है, गर्मी में वहाँ जो हिल स्टेशंस होते हैं, वहाँ का वेदर जो है ना, क्लाइमेट है, वो बहुत प्लीजेंट होता है। और ठंडी में तो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ये तो पता ही है। नेक्स्ट है विंड। विंड इज काज्ड बाय द अनइवन हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब विंड जो होते हैं ना, ये क्यों आते हैं, रीज़न क्या होता है। विंड इज काज्ड बाय द अनइवन हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। अनइवन मतलब जो है, हम कह सकते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है, कहीं पर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, कहीं पर गर्म होता है, तो हॉट एयर राइजेस यील्डिंग प्लेस टू द कूलर एयर। और इनमें क्या होता है, जो गर्म हवाएं होती हैं वो ठंडी हवाओं का स्थान लेती है फ्रॉम द सराउंडिंग प्लेस, मतलब जो आसपास के क्षेत्र होते हैं, मतलब हवाएं जो होती हैं ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं। दिस causes wind to blow from cooler regions toward the hot regions, making the hot regions also cool। और ये दिस causes, इस कारण क्या होता है, विंड टू ब्लो फ्रॉम कूलर रीजन्स, जो ठंडे क्षेत्र होते हैं वहाँ से हवाएं चलती हैं टुवार्ड्स द हॉट रीजन्स, जो गर्म क्षेत्र हैं वहाँ उस तरफ चलती हैं। मेकिंग द हॉट रीजन्स ऑल्सो कूल, जो हॉट रीजन्स है मतलब जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है जिस क्षेत्र में, वहाँ के उस क्षेत्र को वो ठंडा बनाते हैं। लाइकवाइज इसी तरह, ठीक है, व्हेन द विंड्स ब्लो फ्रॉम ए हॉट रीजन टुवर्ड द कोल्ड रीजन दे मेक द कोल्ड रीजन वार्म। और ठीक इसी तरह मतलब जब जो ठंडी हवाएं अगर गर्म प्रदेश, गर्म क्षेत्रों की तरफ जाएंगी तो वो उस क्षेत्र, जो गर्म क्षेत्र होगा वो कुछ ठंडा होगा। सेम एज क्या है कि जो गर्म हवाएं होती हैं वो कूलर रीजन की तरफ जाते हैं कि जो कूलर रीजन है वो थोड़ा गर्म हो जाए। Winds that blow across the sea are cool and laden with water vapor। बात होती है कि विंड्स दैट ब्लो अक्रॉस द सी लेवल, जो सी लेवल होता है, सॉरी, अक्रॉस द सी मतलब जो समुद्र के ऊपर की हवाएं जो होती हैं ना, वो ठंडी होती हैं। एंड लेडन विद वाटर वेपर, और उनमें वाटर वेपर मतलब जलवाष्प बहुत होता है, उसमें उनमें जलवाष्प होता है। दीज मॉइस्ट विंड्स काज रेन ऑन द कोस्टल रीजन्स। और यही जो रीजन होता है कि जो मॉइस्ट मतलब वाटर वेपर जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा बारिश हो जाती है। तो जिस क्षेत्र में भी वाटर वेपर बढ़ जाता है एटमॉस्फेयर में, वहाँ बारिश होती है। तो ऐसे है कि दीज मॉइस्ट विंड्स, और ये जो नमीयुक्त हवाएं होती हैं, विंड काज रेन ऑन द कोस्टल रीजन, इसलिए वहाँ पर जो समुद्र तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर वो बारिश होती है। Sometimes winds also blow away rain-bearing clouds that would have caused rainfall। कभी कभी winds also blow away rain-bearing
क्लाउड्स, जो बादल होते हैं ना, कह सकते हैं ना कि आपने देखा होगा, कहते हैं पानी वाले बादल ना, दैट वुड हैव कास्ट रेनफॉल, जिनसे बारिश होती। आस्क योर टीचर टू टेल यू मोर अबाउट मानसून इन इंडिया। कहते हैं आप अपने टीचर से कहो कि वो आपको भारत के मानसून के बारे में और अधिक बताएं। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी, जो है एट टाइम्स ड्यूरिंग ए हॉट समर डे यू स्वेट ए लॉट। कहते हैं कि गर्मी के समय क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं। दिस हैपन्स बिकॉज द एटमॉस्फेयर हैज़ अ लॉट ऑफ वाटर वेपर इन इट एंड वी से द ह्यूमिडिटी इज़ हाई। और ये इस कारण होता है क्योंकि उस समय मतलब गर्मी के मौसम में एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर बहुत ज़्यादा होता है। एंड वी से द ह्यूमिडिटी इज़ हाई, और ह्यूमिडिटी जो आर्द्रता है, कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा होती है। ह्यूमिडिटी रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर और वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ह्यूमिडिटी जो है, ह्यूमिडिटी रेफर्स द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। ह्यूमिडिटी जो है ये अमाउंट ऑफ मॉइस्चर मतलब नमी को बताता है, और वाटर वेपर या फिर जलवाष्प को प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, जो कि एटमॉस्फेयर वातावरण में उपस्थित है। ह्यूमिडिटी काजेज रेनफॉल, ह्यूमिडिटी की वजह से रेनफॉल होता है। कोस्टल रीजन्स आर ऑलवेज मोर ह्यूमिड दैन इनलैंड रीजन्स। कोस्टल रीजन्स जो होते हैं ना, यहाँ पर वो ह्यूमिड बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर। देन इनलैंड रीजन्स, मतलब जो आर्द्रता है वो कोस्टल रीजन, समुद्र तटीय जो क्षेत्र होता है, जो तटीय क्षेत्र होता है वहाँ पर ज़्यादा होता है अपेक्षा उसके कि जो है जो इनलैंड रीजन्स होते हैं, मतलब जो समुद्र के या महासागरों के काफ़ी दूर पे स्थित होते हैं, या फिर कह सकते हैं भूमिगत जो इलाके होते हैं वहाँ पर। बिकॉज विंड ब्लो ओवर द सी कलेक्ट्स ए लॉट ऑफ मॉइस्चर ऑन इन इट। क्योंकि जो समुद्र के ऊपर से चलने वाली जो हवाएं होती हैं ना, वो क्या करती, बहुत सारे मॉइस्चर को कलेक्ट करती है। दिस एक्सप्लेन्स वाई कोलकाता इज़ मोर ह्यूमिड दैन दिल्ली। और ये वही बताता है कि कोलकाता जो है ना, ये उससे ज़्यादा, कोलकाता इज़ मोर ह्यूमिड दैन दिल्ली, दिल्ली की अपेक्षा कोलकाता ज़्यादा ह्यूमिड होता है। नेक्स्ट है पॉइंट टू रिमेंबर, द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट ए पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस इज कॉल्ड द वेदर। आपने उसके वंशिका की बुक में पढ़ा था कि एटमॉस्फेयर होता क्या है। नेक्स्ट है वेदर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन दैट परसिस्ट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एट ए पर्टिकुलर प्लेस। क्लाइमेट जो होता है, क्लाइमेट इज ए एवरेज वेदर, क्लाइमेट एक एवरेज वेदर होती है, वेदर कंडीशन दैट परसिस्ट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ time at a particular place. Some of the factors that affect the climate are latitude and angle of sun's rays, distance from the sea, altitude, wind and humidity.